एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात आजकल यही है, हर बच्चा यही सोच रहा है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ जाएंगे। दूसरा सर इसके अंदर एलोकेशन कैसे होता है और एसएससी से रिक्वेस्ट क्या है भाई हमारी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सभी को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो भाई यही है कि मेरा ऑलरेडी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज आप पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करिएगा, आप पोस्ट प्रेफरेंस मत भरिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो जैसे कि आप मान लीजिए ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं लोअर ग्रेड पे 2400 2800 पे आप सिलेक्टेड हैं, तो आप 2400 2800 से ग्रेड पे को इंप्रूव करने के लिए ही आपने फॉर्म भरा होगा। तो भाई आप 2400 2800 की ग्रेड पे की तो अगर प्रेफरेंस भरते भी हैं तो आप फिर से इसको खराब कर देंगे। तो ऐसे में जिस बच्चे को वास्तव में नौकरी की जरूरत है, जो कोई भी नौकरी चाहता है 2400 2800 ग्रेड पे की, भाई फिर उसको तो नौकरी यहां मिलेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो प्लीज भाई जितने भी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इस ग्रेड पे से अगर बेहतर ग्रेड पे की पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं तो बिल्कुल डालिएगा, लेकिन इन ग्रेड पे के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करिएगा, इनके लिए तो मत भरिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि अगर स्किप कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई एसएससी से क्या रिक्वेस्ट है हमारी। देखो मैं क्या चाहता हूं, जब तक बच्चे को यही नहीं पता कि भाई उसके फाइनल आंसर की क्या है, उसकी रैंक लिस्ट क्या है, और वो प्रीफरेंस अपनी भर देता है, तो ऐसे में क्या होता है बच्चा ना हाथ धो करके बैठ जाता है और उसको कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो एसएससी से ये रिक्वेस्ट है, मैं तो ये कहूंगा इस पे सभी टीचर्स को वीडियो बनानी चाहिए, और आपसे भी ये कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि एसएससी तक शायद ये बात हमारी पहुंच पाए कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले एसएससी को पहले फाइनल आंसर की रिलीज करनी चाहिए। फाइनल आंसर की रिलीज करने के बाद में क्या होगा कि बच्चे के जो 2-3 क्वेश्चंस गलत भी हैं और जितना नॉर्मलाइजेशन उसको मिल रहा है तो उसको ये पता लग जाएगा कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो मैं मार्क्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से प्रेफरेंस भरता हूं तो मेरी प्रेफरेंस कहीं तक ठीक बैठेगी। ठीक है, और एसएससी से रिक्वेस्ट है कि एक रैंक लिस्ट जारी करे। रैंक लिस्ट का मतलब क्या है कि यार कितने लिस्ट पे कितने रैंक पे कितने सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं और बच्चों की क्या रैंक लिस्ट है, तो बच्चा रैंक लिस्ट के हिसाब से अगर प्रीफरेंस को भरेगा अपनी को तो उसके लिए ज्यादा भरना आसान रहेगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि अब पोस्ट प्रीफरेंस फॉर्म हमारे पास कब तक आ जाएंगे। तो लास्ट ईयर अगर मैं 2023 का देखता हूं तो 2023 का जो हुआ था भाई एग्जाम होने के बाद में लगभग लगभग ये मान लीजिए कि लगभग 20 से 25 दिन ही लगे थे, यानी कि समथिंग 1 महीने के करीब आप मान के चल लेते हैं मोटा मोटा कि 1 महीना लिया था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देने में। तो अभी भी मैं यही मान के चलता हूं कि हमारा 20 तारीख को मेंस ओवर हुआ था, है ना। 18 और 20 को मेंस ओवर हुआ था, जिसकी टाइपिंग दोबारा से 31 तारीख को हो गई थी। तो मैं मान के चलता हूं कि 20 से 25 फरवरी तक आपको एसएससी क्या करेगी, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दे देगी। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपको दे देगी, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भाई बड़ा सोच समझ के भरना, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर देना। मैं बता दूंगा पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी भरनी है, दिल्ली के लिए कौन सी बेस्ट है, किस जोन के लिए कौन सी बेस्ट है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब एलोकेशन कैसे होता है, एलोकेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने एक लिखा, मान लीजिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है अगर 153 कट ऑफ गई है और ओबीसी की 146 गई है, अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एसएससी की कोई भी कट ऑफ गई है, और मेरे भाई अगर यूआर कैटेगरी में वैकेंसी 2 है, ठीक है, यूआर कैटेगरी में वैकेंसी 2 है और ओबीसी के अंदर वैकेंसी 0 है, तो ये 146 वाला जो बच्चा है इसका एलोकेशन इसके लिए ओबीसी के लिए 0 है, तो ये यूआर के लिए भी 0 है, यूआर के लिए अप्लाई नहीं करता, भले ही इसने अपनी कैटेगरी में अपने रिजल्ट को पास किया है। मेरी बात को समझना, एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं, यानी अपनी कैटेगरी में ये पास है, लेकिन अगर इसको यूआर की कट ऑफ चाहिए तो ये भले ही 146 नहीं 150 भी ले आए, अब ये सोचेगा कि मैं तो पास हूं तो मुझे एलोकेशन होना चाहिए, इसको एलोकेशन नहीं होगा। इसको एलोकेशन कब होगा कि अगर ये 154 लाता है 155 लाता है, यानी कि अगर इसको अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में वैकेंसी चाहिए तो इसको 153 की कट ऑफ को पार करना होगा, तब जाके इसमें से एक अपनी वैकेंसी को सुनिश्चित कर सकता है ये। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ईडब्ल्यूएस की एससी एसटी की कट ऑफ कम जाती है और उसकी वैकेंसी 0 है, और अगर वो जनरल में लेना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि 138 नंबर 135 नंबर अगर वो ले आया है तो उसको यहां जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट मिल जाएगी। मैं समझाना चाह रहा हूं एक माध्यम से कि एलोकेशन कैसे होता है, तो आप एलोकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, वो तभी पास होगा कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को पास करते हैं और उससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तब जाके आपका जॉब एलोकेशन होता है। आई बात समझ में। अब मैं बात करूं स्टेट एलोकेशन कैसे होता है, कैटेगरी वाइज स्टेट एलोकेशन। जैसे जिसकी मान लो दिल्ली है,
अगर दिल्ली की ही बात कर रहे हैं हम, दिल्ली की कट ऑफ मान लो किसी की चीज की मान लेते हैं, ठीक है, मान लो किसी की भी कट ऑफ चली गई, मान लो 335 चली गई, 338 चली गई, किसी की भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मान लो, या किसी की भी मान लो आप, ठीक है, इतनी कट ऑफ चली गई सपोज दैट। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं वैकेंसी देखूं तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, यहां कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा, यूआर कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, या आप ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो आप इस कट ऑफ के लिए अगर ओबीसी कैटेगरी से पास करते हैं तो भी आपको जॉब एलोकेशन होगा, एससी कैटेगरी से करते हैं तो भी पास होगा, यूआर कैटेगरी से करेंगे तो भी पास होगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई एससी की कट ऑफ है और ये यूआर वालों को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आप ओबीसी एससी किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं और आप इस कट ऑफ को पास करते हैं, इससे अधिक आपके मार्क्स हैं या इतने मार्क्स हैं, तो आपको जॉब अलोकेटेड हो जाएगी, आपको स्टेट अलोकेटेड हो जाएगा। नोट, ऐसा पीए ऐसे में नहीं होता, कैटेगरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पोस्टल असिस्टेंट और ये ऐसे की नौकरी के लिए कोई प्रभाव इस प्रकार का नहीं पड़ता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी मैटर नहीं करती है, ठीक है। इसमें जो बच्चा पास है वो पास है और जिसमें नहीं पास है वो नहीं पास है। लेकिन अब एक चीज होती है इसमें कि अगर ओबीसी का बच्चा जनरल कैटेगरी को पास करता है, 153 से अधिक लाता है, तब वो जाके अपनी एक नौकरी पास मतलब पक्की करता है, लेकिन कट ऑफ उसकी 140 गई है, सपोज दैट मान के चल लो, ठीक है, 140 कट ऑफ गई है। इसके साथ साथ उसको एक चीज और भी करनी होगी, जैसे कंप्यूटर में 27 प्लस मार्क्स लाने होंगे कुछ पोस्ट पे, कुछ पोस्ट पे 18 प्लस मार्क्स लाने होंगे। एक तो उसको जनरल की कट ऑफ पास करनी होगी, इसके साथ साथ कंप्यूटर की कट ऑफ भी उसको पास करनी होगी, और इसके साथ साथ टाइपिंग भी रिक्वायर्ड है कि इसकी एक्यूरेसी वगैरह सारी चीजें देखी जाती है कि 5% है, कितनी है, 10% है, कितना है, क्या है ना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। टाइपिंग भी रिक्वायर्ड है 5% प्लस 10% अधिक, ठीक है। आपको उस कैटेगरी से 5% अधिक आपकी एक्यूरेसी वहां मैटर करेगी, जो ओबीसी कैटेगरी है 5% से अधिक आपकी टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, वो सारी चीजें वहां देखी जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी में जॉब एलोकेशन करने के लिए आपको एक तो उस कट ऑफ कैटेगरी को पास करना होता है, कैटेगरी के साथ साथ दूसरा आपको कंप्यूटर भी पास करना होता है, जैसे कुछ पोस्टों के लिए 27 प्लस मार्क्स लाने होते हैं, तो आप अदर कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जॉब लेना चाहते हैं तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। और अगर मैं बात करूं कुछ पोस्टों के लिए 18 प्लस लाने होते हैं तो आपको 18 प्लस लाने होंगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जॉब एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना वीडियो में, मैं आपका कमेंट पर रिप्लाई दे दूंगा। अब जैसे सपोज दैट एक बच्चे के आए, मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसने मार्क्स लाया 325, ठीक है, सपोज एक आइडिया ले लेते हैं रफली, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो मार्क्स लाया है 320। अब इसने अपनी प्रेफरेंस भरी, एएसओएन, सीएसएस, जीएसटी, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर, टीए, है ना, पीए, ऐसे फलाना डिमका बहुत सारी इसने अपनी पोस्टें भर दी। दूसरे ने भी भरी, टीए भरा, यूडीसी भरा, पीए, ऐसे इसने इस तरीके से भरी है। अब इसको मान लो इसकी कट ऑफ में ये एएसओ सीएसएस की कट ऑफ को पास नहीं कर पाता, जीएसटी इंस्पेक्टर की को भी पास नहीं कर पाता, ऑडिटर को भी पास नहीं कर पाता, और ये टीए की कट ऑफ को पास कर जाता है। दूसरा बच्चा 320 लाके टीए की नौकरी को भी पास कर जाता है। अब सपोज दैट कि दो में से एक को नौकरी देनी है, बाकी सारे फॉर्म भर गए हैं, और यहां अगर कंपैरिजन हो रहा है तो कैसे होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि वरीयता जो दी जाएगी, यानी कि जिसको प्राथमिकता दी जाएगी वो इसको दी जाएगी, क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा हैं भाई, इसकी रैंक ज्यादा है। इस बच्चे को टीए की नौकरी फिर नहीं मिलेगी अगर दो नौकरियों में से एक का चुनाव करना होगा तो। मान लो टीए के सारे फॉर्म मतलब पद जो है भर गए, दो ही पद बचे हैं, तो यहां फिर किसको टीए की नौकरी मिलेगी, तो टीए की नौकरी जो मिलेगी या फिर इसको मिलेगी जो अदर कैटेगरी को पास नहीं कर पाया लेकिन टीए को पास कर रहा है, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे। प्रीफरेंस की वरीयता हमेशा उसी को दी जाएगी, हमेशा उसी को नौकरी मिलेगी मेरे भाई। तो इस तरीके से जॉब एलोकेशन होता है, तो परेशान कतई मत होइएगा, ठीक है। एसएससी से रिक्वेस्ट जो हमने की है उस रिक्वेस्ट के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अदर टीचर्स तक बात पहुंचे मेरी, है ना। और मैं तो कहता हूं और भी टीचर्स को इस पे मतलब वीडियो बनानी चाहिए भाई, कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बच्चों के लिए नौकरी लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो रिपीटर्स हैं वो फिर नीचे वाली जो ग्रेड पे की नौकरियां हैं उनको नहीं भरेंगे, उनकी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, जिससे क्या होगा सीटें खराब नहीं होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पोस्ट प्रेफरेंस पे एक वीडियो मैं बना दूंगा, इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।